नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग साहब। आज हम लोग एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है ब्रेन ड्रेन, या फिर क्यों इंडियंस जो हैं विदेश जा रहे हैं। या बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो हैं बाहर चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है। एज अ सॉफ्ट पावर तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे इंडियंस बाहर अच्छा करते हैं बट इंडिया में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, अभी रिसेंटली खबर है कि पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ बने हैं। सत्य नडेला के बारे में आप लोगों को पता है, सुंदर पिचाई के बारे में आप लोगों को पता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, शांतनु नारायण है, अडोबी के बहुत सारे नाम हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ। देखिए बात क्या है, ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है इसके पीछे एक रीज़न ये था कि रिसेंटली मेरे भी एक दोस्त ने कनाडा पीआर के लिए अप्लाई किया था, उसको पीआर भी मिल गया था एंड ऑल दैट, है ना। वो भी तैयारी कर रहा है कनाडा जाने की। इसके अलावा और भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कोई न्यूजीलैंड जाने की तैयारी कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, कोई यूरोप का देख रहा है, कोई मिडिल ईस्ट देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स इंडिया, वो उनका फॉल हो गया है कि भाई हम लोग को अब इंडिया में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, अब हम लोग को बाहर जाना है या हम लोग को यहाँ पे नहीं रहना है। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, तो मैंने इन लोगों से बात करने की कोशिश करी, इन लोगों से जानने की कोशिश करी कि भाई आपके क्या रीज़न्स हैं, आप क्यों इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है एंड ऑल दैट। एंड प्लस मैंने ये जो सत्य नडेला हो गई या फिर जो ये बड़े बड़े जो लोग हैं, पराग अग्रवाल हो गए, ये सब हो गए, इनकी भी मैंने थोड़ी सी स्टोरीज जानने की कोशिश करी कि ये लोग इंडिया से कब बाहर गए, क्या है क्या नहीं है, एंड किन परिस्थितियों में गए, एंड ऐसा क्यों है कि वहाँ पे ये लोग सक्सेसफुल वेंचर्स वगैरह चला रहे हैं बट इंडिया में नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से इंडियंस जो हैं इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। पहला रीज़न होगा बेसिक एमिनिटीज़। अब देखिए, अगर आप 1947 के बाद से कंपैरिजन करें तो हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस करा है। 1947 के में जो फैसिलिटीज़ थी या बेसिक एमिनिटीज़ थी, बिजली पानी हो गया, 1960s में जो थी उसमें बहुत फ़र्क था, 1970s में और इम्प्रूवमेंट हुआ, 80s में और हुआ, 90s में और हुआ, एंड जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद, उसके बाद तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर 2000s में और इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर अभी पिछले 5-10 सालों में जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आया है तो और ज़्यादा हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या बेसिक कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। बट द थिंग इज़ कि जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे नहीं है। एंड ये चीज़ जो है बहुत हमारे जो यंग माइंड्स हैं आज की डेट में, जो 20s में हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ माइंड करती है। एंड प्लस आपको पता है कि अभी जैसे सेकेंड वेव आई थी, उसके पहले भी जैसे पूरा ये पैंडेमिक वगैरह का हुआ था, तो उसमें जो हमारा हेल्थ सर्विसेज हैं उनको देख के भी बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। उनको ये लगता है कि भाई अब बाहर के देशों में जो है अच्छी हेल्थ सर्विसेज वगैरह हमें मिलेंगी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो अब हमें इंडिया को छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। अगर आप लोग केवल एक नैरो माइंडेडनेस रखोगे कि भाई केवल हम इंडिया की ही प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो आपको इंडिया में बिल्कुल कोई भी चीज़ अच्छी लगेगी ही नहीं। अगर आप लोगों ने पिछले 2 सालों में न्यूज़ अच्छी तरीके से फॉलो करी, आपको पता है कि यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप, जितने भी ये देश हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ 5 स्टार लेवल की मानी जाती है, जिसमें A1 मानी जाती है, वो भी कोलैप्स हो गए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये वाले जो लोग हैं जिनको अब ये हो गया कि भाई हमें अब इंडिया में रहना ही नहीं है, ये लोग ये रियलिटी नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ गलतियाँ नहीं करी हैं, हम लोगों ने बहुत गलतियाँ करी हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम अभी भी उतना अच्छा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये सोचना कि इंडिया सबसे ज़्यादा ख़राब है या कुछ है, ये मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती है। एंड इसमें होता क्या है कि जस्ट बिकॉज उनके साथ कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है या फिर उनके किसी लव्ड वन को सही से इलाज नहीं मिला या कुछ भी है, इसकी वजह से वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग ये कभी नहीं देखते कि अफ्रीका में कितनी प्रॉब्लम्स है, साउथ अमेरिका में कितनी प्रॉब्लम्स है, या और देशों में कितनी प्रॉब्लम्स हुई है, या फिर यूके, यूएस जैसे देश जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ देखो कितनी अच्छी है। उनके जब हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स हुए, वहाँ पे जब लोगों की डेथ हो रही थी, वो उन लोगों ने नहीं देखा। बट उनको क्या था कि भाई हमारी प्रॉब्लम हमने जो फेस करी है वो बहुत बड़ी है, तो इस वजह से इंडिया बेकार एक देश है। उनकी ये एक मेंटालिटी बन गई इस वजह से। एंड ये एक रीज़न बहुत बड़ा रहा है कि बेसिक कम्युनिटीज़ जो थी, चाहे बिजली पानी हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें अब ये जितने भी लोग हैं जो मैंने आपको गिनवाए, सत्य नडेला हो गए या फिर सुंदर पिचाई हो गए, इनको अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिलती तो ये लोग जाते क्या कहीं बाहर। हालांकि इस मामले में मैं दूसरे पॉइंट में बात करूँगा, ब्यूरोक्रेसी वाले पॉइंट में, बट आप ये सोच सकते हो कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि भाई यहाँ धूल धड़क्के में कौन रहे, या फिर मतलब बेसिक
बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इस वजह से हम बाहर जाएंगे। हम लोग कहीं ना कहीं बेसिक कम्युनिटीज़ देने में सक्सेसफुल तो हुए हैं, इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, बट ये है कि उस हद तक नहीं है कि जितना होना चाहिए था। मतलब अगर हम 10 कदम आगे चले हैं तो हमें 20 कदम आगे चलना था, बट हम 10 कदम ही आगे चले हैं, हमें अभी भी बहुत काम करने हैं। दूसरा पॉइंट होगा ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन। अब देखिए ये वाले जो लोग हैं, सत्य नडेला हो गए या फिर आपके पराग अग्रवाल हो गए या ये हो गए सुंदर पिचाई वगैरह हो गए, आपको क्या लगता है ये लोग यहाँ इंडिया में होते तो इनको क्या, ये लोग क्या अच्छे बड़े बड़े बिजनेस चला नहीं सकते थे? बिल्कुल चला सकते थे, बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और करप्शन यहाँ पे इतना था। आपके गवर्नमेंट ऑफिस में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको हर चीज़ में लैगीनेस देखने को मिलती है, प्लस आपको करप्शन इतना देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या है ना, ये वाले जो लोग हैं इनको समझ में आ गया था कि भाई इंडिया में हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। अभी मैंने सुना था कुछ साल पहले कि लक्ष्मी निवास मित्तल जो हैं, जो बाहर रहते हैं, उन्होंने एक बार कह दिया था कि इंडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डू बिजनेस। तो देखिए ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। अब वो भी, अब अगर लक्ष्मी मित्तल जो है यहाँ पे रह रहे होते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि अगर वो यहाँ पे बिज़नेस चला रहे होते तो हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा होता, जीडीपी को फ़ायदा मिलता, एम्प्लॉयमेंट होता, सब कुछ होता। अनफॉर्चुनेटली वो बाहर बिज़नेस अपना चला रहे हैं, तो उसमें तो देखिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ये ध्यान रखें कि लक्ष्मी मित्तल जैसे जो और लोग हैं वो अब छोड़ के ना जाएँ। अब देखिए अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, हमने सुना था कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूना वाला है वो लंदन चले गए थे, क्योंकि उनको इतना परेशान किया गया था कि भैया जल्दी से वैक्सीन बनाओ, ये है वो है एंड ऑल दैट, वो बाहर चले गए थे। अब इसमें देखिए, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मुझे हिपोक्रेसी लगती है इंडियंस की। इसमें देखिए माइंड मत करिएगा इस वाली बात को। मैंने जैसे देखा है कि जो लोग यहाँ पे इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, जैसे आधार पूना वाला हो गया या फिर गौतम अदानी हो गए या मुकेश अंबानी हो गए या फिर रतन टाटा हो गए या इन्फोसिस हो गई या फिर आपका अजीम प्रेम जी हो गए या फिर आपकी ये और जो या फिर किरण मजुमदार शॉ हैं जैसे आपकी बायोकॉन की, ये सब लोग हो गए। इन सब लोगों को तो ये लोग पूंजीपति बोल बोल के गालियाँ देते हैं कि भाई ये लोग तो पूंजीपति हैं, ये लोग तो कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट का हाथ है, ये है वो है एंड ऑल दैट, है ना। बट अगर कोई पराग अग्रवाल वहाँ ट्विटर पे जाके CEO बन जाए या फिर सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन जाए या फिर सुंदर पिचाई वहाँ पहुँच जाए, तो कहेंगे कि अरे देखो उससे तो इंडिया का नाम रोशन करा है, उसको सर पे चढ़ा लेंगे लोग। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, लोग कहते कि अगर वो इंडिया में होता, इंडिया में उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती तो वो ये करता वो करता, वो बहुत सक्सेसफुल रहता, नौकरियाँ क्रिएट करता, ये है वो है। वो बात सही है आपकी, बट जो इंसान यहाँ इंडिया में है, जो यहाँ पे नौकरियाँ क्रिएट कर रहा है, आप उसके लिए तो लाइफ हेल मत बनाओ ना। आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो बिलियनर्स हैं ना, या फिर ये जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं हमारे देश के, ये सब लोगों को कोई कमी नहीं है पैसे की। इनको 1 मिनट लगेगा किसी बाहर के देश का वीज़ा लेके, बाहर के देश का PR लेके उस देश में अपना पूरा बिजनेस शिफ्ट करने में 1 मिनट लगेगा। एंड उसमें नुकसान इनका नहीं होगा, नुकसान हम जैसे लोगों का होगा। हम जैसे लोगों का क्यों भाई? देखिए हम लोग को अगर नौकरियां चाहिए होंगी इंडिया में, हमें केवल वो पब्लिक सेक्टर नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए। एंड अगर ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो है लोग चला रहे हैं, अगर ये लोग जो हैं इंडिया से बाहर चले जाएंगे अपने बिजनेसेस को लेके, तो जिस देश में गए हैं उसका तो फ़ायदा होगा और हम लोग का क्या होगा? हम लोग का नुकसान होगा। हम लोग के यहाँ से तो नौकरियाँ जाएंगी। तो इसलिए जो इंसान आपके देश में है, जो इंसान आपके देश में रह के अच्छा काम कर रहा है ना, उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए। अब ये मत सोचिए कि नहीं ये तो बिलियनियर है या फिर ये तो इतना बड़ा आदमी है, ये है वो है, या फिर ये तो गरीबों का पैसा खा रहा है और समथिंग लाइक दिस। ये जो एक सोच है ना, देखिए ये वाली, ये थोड़ा सोशलिस्ट वाली सोच होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सोच पूरी तरीके से गलत है, बट आप इतना भी किसी दूसरे इंसान को परेशान मत करिए कि वो इंसान जो है तंग आके ये सोचे कि छोड़ो यार, इंडिया में तो बिजनेस ही नहीं करना, मैं बाहर ही चले जाता हूँ। अगर वो बाहर चला गया, सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का होगा, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, हमारे पास GDP नहीं होगी। एंड आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जितने लोग बाहर CEO बन रहे हैं, डू दे इवन केयर अबाउट इंडिया? हाँ ठीक है, इनकी वजह से इंडिया में आप ये देख सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट आ रहा है या कुछ भी है, या फिर एक इंडिया की सॉफ्ट पावर ये लोग बढ़ा रहे हैं या कुछ है, बट आई डो नॉट थिंक कि उतना इम्पैक्ट ये लोग कर पाते होंगे जितना इम्पैक्ट हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, जितना वो इम्पैक्ट डालते हैं ना, उतना ये लोग नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए जो इंसान आपके देश में रह के बिजनेस क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ये सबके लिए है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी है। ये पॉइंट थोड़ा लंबा खींचा है मैंने ब्यूरोक्रेसी करप्शन का, बट ये ब्यूरोक्रेसी करप्शन सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ से बिजनेसमैन जो है बाहर भागते हैं। हमें
थैंकफुल होना चाहिए इन लोगों का, चाहे टाटाज हो, बिरलास हो, अंबानीज हो, अदानीज हो, या फिर आपके और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इन लोगों ने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करप्शन देख के ये नहीं सोचा कि हमें यहाँ पे बिज़नेस नहीं करना, हम अपना बिज़नेस बाहर ले जाते हैं। थर्ड पॉइंट होगा सेफ्टी एंड क्लिनलीनेस। अब देखिए, हम लोग अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम लोग जो है मॉल्स में घूमते हैं, मेट्रो में घूमते हैं, ये है वो है, हम लोग को बाहर के हिसाब से चलना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, सब कुछ है। बट व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस, उसमें हम लोग बिल्कुल भी कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। सेफ्टी की कंसर्न्स आज की डेट में भी है इंडिया में, क्लीनलीनेस आज की डेट में भी ख़राब है इंडिया में। हालांकि बहुत सारा एफर्ट हुआ है अभी पिछले 6-7 साल में गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान वगैरह हुआ है। बट एट द एंड ये डिपेंड करता है कि आपका क्या माइंडसेट है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मुझसे कहता है स्वच्छ भारत अभियान का कोई फ़ायदा तो मेरे को दिखता नहीं है। मैंने कहा भाई तूने फॉलो करना स्टार्ट किया नहीं करा? तो वो बिल्कुल चुप था। कहता है यार और कोई फॉलो नहीं करता। मैंने कहा और कोई को तो तुम छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुम फॉलो करते हो नहीं करते हो। अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, पहले खुद करना स्टार्ट करो, उसके बाद दूसरों को बोलो। अब वो जो है खुद से फॉलो कर रहा है। तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा जब तक आप खुद से फॉलो नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को नहीं बोल सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक ये भी है इसमें भी एक इंडियंस का डबल स्टैंडर्ड होता है। मैंने देखा है जो इंडियंस यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, वहाँ पे तो वो लोग पूरी क्लीनलीनेस रखते हैं। वहाँ पे वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि कहीं पे भी कचरा गिरा दिए, कुछ भी है, क्या है क्या नहीं। उनको पता है भाई वहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट है। बट यहाँ इंडिया में क्या करेंगे, इंडिया में दे आर लाइक कि हाँ इंडिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी कचरा डाल दो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो। ये एक एटीट्यूड है जो आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे दोस्त के साथ था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा पहले आप खुद करिए, उसके बाद आप दूसरों से एक्सपेक्ट करो, और दूसरे करें या ना करें आपको करना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये गवर्नमेंट जो स्वच्छ भारत अभियान लेकर आई है ना, उसका फ़ायदा तभी है जब हर एक आदमी को अपने अंदर से होगा कि भाई हाँ मेरे को करना है, मेरे को अपने स्वच्छता का ध्यान रखना है, तभी उसका कोई फ़ायदा होगा। फोर्थ रीज़न होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो एक रीज़न है ना, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस पूरे चीज़ से है जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी जाती है एंड ऑल दोस थिंग्स। देखिए क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी देश में है, चाहे आप यूरोप का कोई देश देख लीजिए, यूएस वगैरह में देख लीजिए, ज़्यादातर जो जॉब मार्केट होता है ना वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है। हमारे देश में क्या है, एक एटीट्यूड ऐसा बन गया कि बिजनेसमैन मतलब चोर। तो जब बिजनेसमैन को आपने चोर ही बना दिया, चाहे वो कितना ही एथिकली और ईमानदारी के साथ काम कर रहा हो, आपने एक अपना माइंडसेट बना लिया कि भाई बिजनेसमैन मतलब चोर ही होता है। तो जब आप ये माइंडसेट बना लोगे तो जो बिजनेसमैन है वो डिस्करेज हो जाता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या काम करूँ अगर मेरे को सब ऐसे ट्रीट करेंगे तो इस वजह से क्या है, देखो जब बिजनेसमैन ऐसी चीज़ें सोचेगा तो आप जो है आप एक ऐसे इंसान को डिस्करेज कर रहे हो जो हो सकता है कल को जाके 100, 200, 500, 1000 या 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन में था कि बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए भी बाहर जाते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं कर सकते हम बिज़नेस। एंड यहाँ पे क्या है, लोगों का भी जो एटीट्यूड है ना वो एंटी बिजनेस बहुत है। यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए हर चीज़ सोशलिस्टिक सोच से सॉल्व नहीं हो सकती है। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं बस गवर्नमेंट ही जॉब क्रिएट करते रहे, अगर आपने ये सोच लिया तो भैया फिर तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि भाई जॉब क्रिएट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्राइवेट कंपनीज जो भी हैं या प्राइवेट बिजनेसमैन जो भी हैं, चाहे वो कोई मिलियनियर हो, बिलियनियर हो, एमएसएमई हो या कोई बड़ा बिजनेस हाउस हो, कोई वेल्थ क्रिएटर हो, कुछ भी हो, तो उसको गाली देना आप बंद करिए। पहले जो बिजनेसमैन हैं उनको आप एनकरेज करिए कि भाई वो आए यहाँ पे जॉब्स क्रिएट वगैरह करें। मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के कि 2021 में ओवर 35 यूनिकॉर्न्स बने इंडिया में। 35 यूनिकॉर्न्स मतलब जिन कंपनीज़ की वैल्यूएशन 7,500 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है ये, 35 यूनिकॉर्न्स इन 1 ईयर। मैं तो कहता हूँ कि हमें हर साल ऐसा होना चाहिए। हर साल अगर 30-30, 35-35 यूनिकॉर्न्स बन गए ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बाय 2030 हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो ये IIT IIM से जो लोग निकलते हैं, इनको क्या है, जो फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं ना, ये लोग हायर करके ले जाते हैं। ये लोग ज़्यादा सैलरी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, प्लस उन लोगों को भी लगता है कि यार मैं तो IIT IIM का हूँ। अब उन्होंने पहली बात तो जो टैक्स पेयर के पैसों से जो सब्सिडाइज एजुकेशन है IIT IIM में, उन्होंने पढ़ाई उससे करी है, बट वो उधार किसका करने चले गए, किसी दूसरे देश का। दुबई चले गए, US चले गए, UK चले गए, कुछ भी है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ?
मैं एज अ टैक्स पेयर अगर पैसे दे रहा हूँ, मेरे पैसों से अगर IIT IIM के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो फिर पढ़ने के बाद इंडिया को कंट्रीब्यूट करने की बजाय इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा उससे। तो मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट को अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो जो IIT IIM में पढ़ेंगे ना, उनको 2 या 3 साल कम से कम इंडिया को भी सर्व करना होगा। इंडिया की चाहे किसी मिनिस्ट्री में काम करे, चाहे किसी कंपनी में काम करे, कुछ भी है, उसके बाद उनको जहाँ बाहर जाना है वो जा सकते हैं। तो देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें हर कोई इंसान चाहिए, हमें प्राइवेट कंपनीज़ भी चाहिए, MNCs भी चाहिए, हमें PSUs भी चाहिए। 5th पॉइंट होगा हमारे देश का जस्टिस सिस्टम। अब देखिए, हमारे जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना बीमार है, उसको मेरे को शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं इस पॉइंट में ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा। बट आप लोग को पता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से केसेस पड़े हुए हैं हमारे, और करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं हमारे देश भर के कोर्ट्स में। अब जो जजेस हैं, ना तो उनको बढ़ाया जाता है, ना जो बेंचेस हैं उनको बढ़ाई जाती हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपके जो केसेस हैं वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे और इंसान जो है इंतज़ार करता रहेगा। अगर आप लोग एक लॉयर हैं तो प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत करना, बट आप लोग भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड वो इस वजह से हैं क्योंकि आपका जो एक माइंडसेट होता है कि मेरे को, जो मेरा क्लाइंट है, मेरे को उससे पैसे ऐंठने हैं, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने हैं उससे, ये है वो है, इसलिए मैं केस को जो है डिले करता रहता हूँ, महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल मैं खींचता रहता हूँ, जितना खींचूंगा उतने मेरे पैसे बनेंगे। ये जो एक माइंडसेट है ना किसी भी लॉयर का, इसने भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है हमारे देश के जस्टिस सिस्टम को। देखिए, कोई भी इंसान जब जस्टिस के लिए आता है ना, उसका ये होता है कि भाई मेरे को एक अच्छा लॉयर चाहिए। अब अच्छे लॉयर का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो आपको बस केस जिता दे। अच्छे लॉयर का मतलब ये भी होता है कि वो टाइम पे आपको केस जिता दे। अगर आपकी फ़ीस 20-25 लाख रुपए पर हियरिंग भी है, बट आप हमें ये गारंटी देते हैं कि आप 2 या 3 महीने के अंदर केस को रिजॉल्व करवा देंगे, या 6 महीने के अंदर जिता देंगे, या 1 साल के अंदर आप जिता देंगे, तो देन यू आर अ गुड लॉयर। बट अगर आपका ये है कि भाई आप मेरे को 10 लाख रुपए पर हियरिंग का दीजिएगा, एंड आप जो है वो हियरिंग बढ़ाने के चक्कर में 2 साल 5 साल 10 साल खींचे जा रहे, उससे देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। लॉयर्स के बैंक बैलेंस के हिसाब से तो वो चीज़ अच्छी है, बट ओवरऑल जो हमारे देश में जो माइंडसेट चलता है ना फिर लोगों का, उसके लिए वो बहुत ख़राब है। प्लस जो लॉयर कम्युनिटी है ना, उनके लिए भी बहुत ख़राब है। लॉयर्स को इतनी गालियाँ पड़ती हैं ना, इतनी गालियाँ पड़ती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि हमारे देश में अब एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि लॉयर मतलब चोर। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो मेरे सोशल सर्कल्स हैं, जो यूजुअली जो दुनिया में जो बातें चलती हैं ना अंदर खाने, वो यही बातें चलती हैं। अच्छा वो लॉयर है, वो तो चोर है, वो तो पैसे ऐंठ रहा होगा, ये है वो है। जैसे आजकल कभी कभी डॉक्टर्स का बन गया ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खासकर, और प्राइवेट डॉक्टरों का, कि ये तो बस पैसे ऐंठ रहे हैं, टेस्ट लिख दिए, ये लिख दिए, वो लिख दिए, और वो सब है। यही सेम माइंडसेट जो है, यही सेम इमेज जो है लॉयर्स की आज की डेट में बन गई है। एंड क्योंकि ये लॉयर्स इतना टाइम लेते हैं, सब कुछ है, इनका तो आराम से चल रहा है, इनका तो अपना घर चल जाता है, सब कुछ है, इनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बट जो क्लाइंट है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका विश्वास उठ जाता है लीगल सिस्टम से, कि वो फिर सोचता है कि यार छोड़ो, यहाँ पे नहीं रहना, इससे तो किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे लीगल सिस्टम की पहली बात तो जाने की ज़रूरत ना पड़े, एंड अगर जाने की ज़रूरत पड़े तो टाइम पे चीज़ें हो जाए। ये 5वां बड़ा रीज़न था जिस वजह से मैंने देखा है बहुत सारे लोग लीगल सिस्टम की वजह से, या फिर लीगल सिस्टम में बहुत साल उन्होंने वेट करा, या फिर जो यहाँ पे उल्टे सीधे केस लग जाते हैं, या जो लॉयर्स बेवकूफ़ बनाते हैं, उन सब चीज़ों से दुखी होकर जो है बाहर शिफ्ट हुए हैं। तो गाइज़, ये वाले जो 5 रीज़न्स थे, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेन ड्रेन के लिए। ये जो रीज़न्स मैंने आपको बताया ना, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, और भी रीज़न्स हैं, बट ये 5 ऐसे रीज़न्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोग जो इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं ना, कि हमें बाहर रहना है, हमें बाहर शिफ्ट होना है, हमें अब इंडिया में नहीं रहना, या फिर हम NRI बन के रह लेंगे, या फिर हम थोड़े टाइम बाद बाहर के सिटीज़न बन जाएंगे, हमें इंडिया में रहना ही नहीं है। सबसे मेन जो 5 रीज़न्स आते हैं, सबसे टॉप पे जो आते हैं, वो यही 5 रीज़न्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट इस वीडियो में मेरा काम ये था कि मैं आपको जो मेन 5 रीज़न्स हैं वो बताऊं। एट दी एंड में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, चाहे आप एक कॉमन इंसान हो, चाहे आप एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी है, अगर आपको कोई इंसान ऐसा दिखता है जो कि इंडिया में ही रह के सक्सेसफुल होना चाहता है, तो कभी भी उसको आप डिस्करेज मत करिए, या कभी भी उसके रास्ते का रोड़ा मत बनिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उसको फोर्स कर रहे हैं कि भैया कि तू इंडिया छोड़ के बाहर जा। एंड अगर कोई टैलेंटेड इंसान इंडिया छोड़ के बाहर जाता है तो वो हम सबका नुकसान होगा। इसके अलावा और कौन से बड़े रीजंस हैं, आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।